Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing the small sample test module, and this is going to be the last lecture from this module as well as from the statistics part. And in this lecture we are going to discuss about goodness of fit, as you can see on the screen, and chi-square test for goodness of fit. तो पहले थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि ये goodness of fit है क्या, what is this exactly, and उसके साथ इसको समझने के लिए विल सॉल्व अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019-20 क्वेश्चन पेपर. एंड इफ़ यू सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर 2022-23, उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं था. सो फॉर दिस ईयर दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ऐसा मुझे लग रहा है, दिस गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाट इज दिस गुडनेस ऑफ फिट, एंड देन विल सॉल्व अ क्वेश्चन एज वेल. देखो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो कोई एक मान लो तुम लोग सांप सीढ़ी खेल रहे हो, तो उसमें जो वो डाई है, मतलब डाइस जो है जिसको हम लोग रोल करते हैं, तो तुम्हें मान लो तुम्हें जीतने के लिए 6 चाहिए, लेकिन 3-4 बार खेल लिया, लेकिन जब भी 6 चाहिए तुम्हें 6 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं आ रहा है उसके फेस पे ऑन द डाई. तो यू माइट थिंक कि क्या ये डाई एक परफेक्ट डाई है, क्या ये अनबायस्ड है, सब कुछ ठीक है इसके साथ. सो देयर विल बी अ क्वेरी इन योर माइंड. अब इस क्वेरी को मतलब टेस्ट करने के लिए कि वेदर दिस क्वेश्चन, दिस डाउट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज द डाई इज बायस्ड डाई और अनबायस्ड डाई, ये पता करने के लिए द टेस्ट इज देयर, एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट. फॉर एग्जाम्पल कैसीनो वगैरह में तो पूरा दिन चलता रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. अब कैसीनो में ये एक बहुत ही लाइक कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई कैसीनो में कोई मशीन कुछ ऐसा है कि कुछ जिसके वजह से जो लोग खेल रहे हैं वो हार ही जा रहे हैं, बार बार हार रहे हैं. तो देयर कैन बी अगेन दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड, दैट इज वी वांट टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन इन विच वी आर प्लेइंग. तो इसका मतलब इससे हम जो करते हैं कि कोई भी एक चीज़ बायस्ड या अनबायस्ड है कि नहीं, वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो एक डाई है, जो कि हम कोई भी एक गेम खेल रहे हैं, मान लो लूडो वगैरह खेल रहे हैं, तो उसमें ये जो डाई है, मैं चेक करना चाहता हूँ इस लूडो में ये जो डाई यूज़ हो रहा है, क्या ये डाई एक परफेक्ट डाई है, मतलब अनबायस्ड डाई है, या फिर इसमें कुछ लोचा है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो हमें वैसे तो पता है कि ये जो डाई है, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप डाई क्यों बोलते हैं, इसको तो डाइस बोला जाता है. तो डाइस इज़ अ प्लूरल वर्ड, और जब एक सिंगल रहता है तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं. जितना मुझे पता है, जितना मुझे इंग्लिश पता है उसमें यही होता है. अगर डाइस बोलो, डाई बोलो, वट एवर यू कैन से. तो अब ये बायस्ड है या अनबायस्ड है, दैट इज इसका हर फेस का आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है कि नहीं, ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस डाई को सपोज कुछ 50 टाइम्स मैं इसको रोल करूँगा. टोटल 50 टाइम्स मैं इसको रोल करूँगा, मैं इसको थ्रो करूँगा, और मैं नोट करूँगा कि हाउ मेनी टाइम्स विच नंबर इज ऑकरिंग. तो एक डाई के ऊपर हमें पता है टोटल 6 नंबर इज देयर, 1 2 3 4 5 6. तो मैं 50 टाइम्स इसको रोल करूँगा, थ्रो करूँगा, एंड वो करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि 1 आ रहा है. सपोज 1 इज कमिंग, सपोज अच्छा चलो 60 टाइम्स इसको रोल करते हैं. सपोज 1 इज कमिंग 6 टाइम्स, एंड 2 इज कमिंग सपोज 10 टाइम्स, 3 is coming suppose 8 times, 4 is coming suppose 13 times, 5 is 11 times, and say 6 is 12 times. तो ये हो गया द फेस ऑफ द डाइस, एंड ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस, कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज ऑकरिंग. और इसको अगर सम करोगे यू विल गेट 60, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ थ्रोस, हाउ मेनी टाइम्स वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अच्छा, तो अब यहाँ पे दो टर्म, अब ये देखो, दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, दिस इज द स्टैटिस्टिक दैट वी यूज टू फाइंड द गुडनेस ऑफ इट, टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट. जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर. मतलब ये जो सिंबल दिख रहा है,
ये जो सिंबल है दिस सिंबल इज कॉल्ड एज काई, फिजिक्स में मिला होगा, और ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड काई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म ही है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना फॉर्मूला में, दैट इज वाई वी आर यूजिंग स्क्वायर कंसेप्ट, मतलब द नेम इज कॉल्ड काई स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला ये कैसे बना है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दो टर्म तुम लोग को दिख रहा है, एक है एफ ओ, एक है एफ ई। ठीक है, एफ ओ मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ओ? एफ ओ मीन्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एफ ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये जो डाई है, अगर हम लोग अगर ये एक अनबायस्ड डाई है तो हमें पता है हर एक फेस का probability of having any face, it is 1/6, right? अच्छा, and how many times I have tossed or how many times I have thrown the dice? Total 60 times, तो 60 into 1/6 that is 10। इसका मतलब हर एक फेस आने का expected frequency is 10, हर एक फेस आने का expected frequency is 10। ये था कि अगर एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये होगा, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रैंडमली ये नंबर्स हमारे सामने आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर बार या फिर मतलब एकदम एग्जैक्टली 10 टाइम्स करके सभी जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। एंड ये जो रो है दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ ओ, दैट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा या कम है, तभी तो जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा ये जो डाई है ये अनबायस्ड है या बायस्ड है। अगर अनबायस्ड है तो कितना अनबायस्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो क्वांटिटी मेजर करेंगे दैट इज एफ ओ माइनस एफ ई, दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि ये क्वांटिटी कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। तो इसका मतलब एक प्लस माइनस का एक झंझट हो सकता है, उसको दूर करने का एक लौता तरीका इज डूइंग द स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक्चुअल में जो चाहिए दैट इज ए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, इसको रिलेटिव बनाना है। तो द पॉइंट इज दिस इज द, अब समझो ये क्या है, ये ऊपर में जो है दिस इज द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन या फिर अमाउंट ऑफ कम या ज़्यादा ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अभी कितना कम या ज़्यादा है दैट आई हैव टू फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज रिलेटेड टर्म, वी कैन से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला टर्म। अब ये मुझे ये एक कोई इनमें से कोई एक पर्टिकुलर फेस के लिए ये डेटा है, अब मुझे ये सभी फेसेस के लिए चाहिए, तो इसके सामने मुझे समेशन लगा देना है। तो ये करके जो टेस्ट स्टैटिस्टिक जनरेट होता है, जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड द काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। So this is how we are getting the test statistic of this particular test, that is goodness of fit। अब ये जो probability यहाँ पे मुझे कितना easily मिल गया, कौन सा expected जो frequency for this particular example कितना easily मुझे मिल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना easily हमें मिले, and that will depend upon the question, किस तरीके का question given है, क्योंकि ये expected frequency हमें find करना होगा depending upon the question that is given। तो चलते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंड दिस इज द क्वेश्चन। देखो कितनी बार आ चुका है ये, 2004, 15, 2019, 20 का जो कोविड के पहले एकमात्र जो ऑफलाइन पेपर हुआ था बेसम 201, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का वही ऑलमोस्ट सेम लिखा जोखा है, वही सेम चीज़ हमें निकालना है। मैं क्वेश्चन को भी पढ़ूंगा अच्छे से, तुम लोग भी पढ़ो पॉज करके, लेकिन फ्लेवर ये समझ लो कि यहाँ पे जो भी गिवन है, यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, वो हमें बहुत ध्यान से कैलकुलेट करके फिर आगे का काम जो है वो करना है। ठीक है, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। अच्छा, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्या बोला है, सर्वे ऑफ 320 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 320 टोटल ऐसे फैमिलीज हम लोगों ने सर्वे किया है, एंड ऐसा फैमिलीज है कि जिन फैमिलीज में इन ऑल दिस 320 फैमिलीज टोटल 5 चिल्ड्रन है उसमें। तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा मिला है कि नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 5 जो बच्चे हैं, 5 जो चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ बॉयज इज 5, मतलब उन पाँचों के पाँचों ही बॉयज है, एंड 0 गर्ल्स। ऐसा हाउ मेनी फैमिलीज वी हैव सर्वेड और वी हैव फाउंड, दैट इज 14 फैमिलीज। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ बॉयज इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1, ऐसा फैमिलीज कितने हमें मिला टोटल 56 फैमिलीज ऐसा मिला। नंबर ऑफ बॉयज इज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2, ऐसा कितना मिला 110 110। तो इस तरीके से हमें एक सर्वे का जो रिजल्ट हमें मिला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज द रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, दैट इज कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है सर्वे का, क्या ये इस हाइपोथेसिस के साथ जस्टिफाई करता है कि दैट मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर इक्वली प्रोबेबल, कि लड़का एवं लड़की सेम प्रोबेबिलिटी के साथ बर्थ ले रहे इन द फैमिलीज, दैट वी कैन से फ्रॉम दिस सर्वे yes or no, and we have to test at 5% level of significance, and उसके साथ the critical value is already given in the question, mentioned in the question, so there is no problem with the critical value। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे इक्वली प्रोबेबल है कि नहीं ये पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमें वैसे भी निकालना पड़ेगा इसका। तो इसको पहले कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि here we think a family with 5 boys, comma, a family with 4 boys, etc. as the classes, therefore number of classes is equals to k is equals to 6। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस मतलब क्या कि टोटल हाउ मेनी कैटेगरीज वी हैव फाइंड हियर। देखो अगर 5 बच्चे हैं टोटल फैमिली में तो कितने केसेस हो सकता है, पांचों के पांचों बॉयज 0 गर्ल्स, एक हो गया। 4 बॉयज 1 गर्ल, 2 हो गया। 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 3 हो गया। 2 बॉयज 3 गर्ल्स से 4 हो गया। 1 बॉय 4 गर्ल्स से 5 हो गए, और 0 बॉयज 5 गर्ल्स, तो टोटल 6 कैटेगरीज या फिर 6 क्लासेस कैन बी देयर। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू 6 ले रहे हैं हम। ठीक है, अब हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है हमें। डेटा तो यहाँ पे लगभग सब कुछ गिवन है। वैसे इसके लिए जो काई स्क्वायर टेस्ट मतलब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट, और काई स्क्वायर का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया तुम लोग को कैसे ये मिल रहा है। अब इस टेस्ट स्टैटिस्टिक में देखो टर्म्स क्या है, एफ ओ एंड एफ ई, दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें वो ऐसे भी कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए पहले हम लोग बिल्कुल हाइपोथेसिस राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब ये इसको कुछ ऐसे मत समझना, मैं यहाँ पे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा चाहे इसको गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। हमें टेस्ट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर इक्वली प्रोबेबल और नॉट। खुद को ये क्वेश्चन करो तो तुम्हें 2 आंसर मिलेगा कि येस दे आर इक्वल प्रोबेबल, नो दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। तो ये नो मतलब एक जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, एक जाएगा नल हाइपोथेसिस में। अब तुम लोग ये बोलो कि कब मैं बोल सकता हूँ कि ये येस कब होगा, जब मैं ये बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन एनी फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज हाफ। तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि येस द बर्थ इज इक्वल। तभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि द मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर इक्वली प्रोबेबल, जब दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम हो, हाफ हाफ करके। और ये हाफ हाफ कैसे आ रहा है, मतलब कोई भी एक रैंडमली मैं एक चाइल्ड को पिक करूं तो वो आइदर हो सकता है बॉय या फिर हो सकता है गर्ल। इसका मतलब बॉय होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/2, सिमिलरली गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ये कब होगा कि अगर बॉयज एंड गर्ल्स बर्ड्स आर इक्वल प्रोबेबल, यस के लिए। और नो अगर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज नॉट इक्वल्स टू हाफ होगा। यही मैंने बताया, मैं बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तुम लोग चाहे तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 80 का स्टेटमेंट तो यही है कि द मेल एंड फीमेल बर्थ
are equally probable और equal probable, ठीक है, that is H0 such that the probability, ऐसे लिख रहा हूँ, probability of male birth, probability of male birth is equals to half. तो H1 क्या होगा, null hypothesis क्या होगा, that is probability of male birth is not equals to half. तो ये मेरा hypothesis लिख के रेडी हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में चलना है जहाँ पे हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए ये एफओ एफई ये सब चाहिए, तो एक एक करके चलते हैं. तो पहले मैं चलता हूँ डायरेक्टली इन द नेक्स्ट पेज, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ऐसे लिखते हैं कि अमंग 5 चिल्ड्रेन, चेंज कर लेते हैं, चलो, अमंग 5 चिल्ड्रेन the probability of r number of boys, अब देखो, ये तुम लोगों को मुझे बताना है कि ये कौन सी टाइप का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अगर तुम लोग सोचोगे तो यहाँ पे यही पाओगे कि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है ये एक्चुअल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. सर ये कैसे पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रैंडमली अगर मैं एक चाइल्ड को पिक करूंगा तो इसका जो आंसर होगा या फिर इसका जो जेंडर होगा दैट विल बी आइदर बॉय और गर्ल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सपोज अगर बॉय आया तो इसको मैं सक्सेस मान के चल रहा हूँ, और अगर गर्ल आया तो इसको मैं फेलियर मान के चल रहा हूँ. कोई मेरा इसके पीछे कोई बायसनेस कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. इसको कुछ दूसरे एंगल से मत लेना. कोई भी बच्चा चाहे तो गर्ल को एज सक्सेस ले सकता है, बॉयज़ को एज फेलियर ले सकता है, ठीक है. तो दैट्स इट, दिस इज जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इसका मतलब यहाँ पे वही सक्सेस एंड फेलियर वाला दो आउटकम यहाँ पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. और अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर ये सॉल्व है. आई बटन में ऊपर में लिंक दिख रहा होगा, अगर चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो. बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने यहाँ से ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है. अच्छा, तो पीएमएफ कैसे बनता है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू xi, fi इक्वल्स टू क्या था याद है, तो nci, फिर उसके बाद p टू द पावर i, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1 माइनस p टू द पावर n माइनस i. तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा. सर यहाँ पे n कितना है, सर यहाँ पे n इज 5, दैट इज टोटल 5 चिल्ड्रेन. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, p क्या है, p इज द probability of success, that is probability of male birth, and that is half. तो n and p का वैल्यू पता है. x क्या डिनोट कर रहा है, सर यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है, दैट रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ बॉयज. तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो fi होगा, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस कि 5ci, ठीक है. देन उसके बाद हाफ टू द पावर i इंटू 1 माइनस हाफ टू द पावर 5 माइनस i. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, कि तुम लोग आराम से कर सकते हो, 1/32 इंटू 5ci, दैट्स इट. यही आ जाएगा. कैसे, क्योंकि हाफ टू द पावर i कैंसिल आउट होगा, 1/2 टू द पावर 5 में होता है 1/32, और 5ci जैसा है वैसा ही रह जाएगा. तो ये मेरा पीएमएफ रेडी हो चुका है, ठीक है. अब देखो, अब ये एक फैमिली के लिए, दिस इज फॉर वन सिंगल फैमिली. ऐसा हाउ मेनी फैमिलीज को सर्वे किया हम लोगों ने, टोटल 320 फैमिलीज को हम लोगों ने सर्वे किया है. तो देयरफॉर फॉर 320 फैमिलीज द expected number of families having r number of boys
और I number of having I number of boys is equals to, ये एक फैमिली के लिए है तो 320 फैमिली के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा सर 320 से 5CI, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिल रहा है, दैट इज 10 इंटू 5CI, 10 इंटू 5CI, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नाउ अब मेरा टेबल बनाने का टाइम हो गया है। अब ये टेबल को हमें बनाना है, और ये टेबल में कैसे बनाना है देखो मैं ये समझा रहा हूँ। पहले ऊपर में जो भी हेडिंग्स बनेगा उनको मैं पहले लिख लूँ। दैट इज क्या क्या देखो यहाँ पे रखना है, हमें पहले रखना है फर्स्ट कॉलम में रखना है क्लास और क्लास जो रहेगा दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कॉलम में रहेगा एफओ मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एफओ क्या है। एफओ का मतलब होता है ये रहा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है एफई मीन्स चलो इसको मैं मान लो 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, प्रोबेबिलिटी को मैं 3 मान लेता हूँ। तो एफ ई मीन्स 3 इंटू 320, 3 मीन्स प्रोबेबिलिटी। चलो एक काम करते हैं वर्ड में ही लिखते हैं वरना, प्रोबेबिलिटी इंटू 320। अच्छा फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, दिस विल बी एफओ माइनस एपी, वही कितना कम या ज़्यादा। फिर इसको हमें स्क्वायर कर लेना है टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ द साइन, प्लस माइनस साइन। फिर इसके बाद वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट इज एफओ माइनस एफई का स्क्वायर बाई एफई। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो समझना ये सब कुछ हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो गिवन है दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, एफई गिवन नहीं है। और एफई के लिए ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब इसी को आगे हमें यूज करते हुए चलना है स्मार्टली। देखो कैसे बनाना है इस टेबल को। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस दैट इज नंबर ऑफ बॉयज, किससे स्टार्ट हो रहा है, पहला जो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट टाइप है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज आर 5। तो नंबर ऑफ बॉयज जब 5 है, इसका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, 14। अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या बनेगा, ये देखो ये था मेरे पास 10 इंटू 5CI। वैसे ये 10 इंटू 5CI करके तो ये डायरेक्टली बना लेते, इसको अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। वैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वैसे भी वो हर स्टेप में मल्टीप्लाई करना ही है। एनीवेज तो 1/32 इंटू 5CI। अब यहाँ पे आई क्या डिनोट करता था, नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, तो इस फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 5, तो यहाँ पे होगा 1/32 इंटू 5C5, क्योंकि आई का वैल्यू है 5। आई क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ बॉयज़, और ये फर्स्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है, फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस इंटू 320, मतलब ये जो हमें मिला है 1/32 इंटू 5C5 इंटू 320, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इंटू द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। एंड इसको अगर करोगे यू विल गेट 10 एज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। अच्छा तो एफओ माइनस एफई दैट इज 14 माइनस 10 ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज 4, और यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और यहाँ पे होगा 16 बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना था, कितना मिला 10, 16 बाई 10, सो दैट इज 1.6। हम लोग का फर्स्ट रो जो है वो बन चुका है, फर्स्ट रो इज रेडी। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ बॉयज इज 4, व्हेन द नंबर ऑफ बॉयज इज 4। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, मतलब नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ बॉयज इज 4। तो इसका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है 56। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा 1/32 इंटू 5C4। अभी आई का वैल्यू 4 हो जाएगा किसमें, इन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आई का वैल्यू विल बी 4। अच्छा फिर इसके यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1/32 इंटू 5C4 इंटू 320, एंड इसको अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 50 एज द आंसर ऑफ दिस।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा 56 माइनस 50 दैट इज 6, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, और यहाँ पे क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 50। सो 36 बाई 50 करने से यू विल गेट 0.72। इस तरीके से मेरा दूसरा क्लास भी हो चुका है ख़त्म। अब 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए, एक एक करके सभी के लिए सेम तरीके से करना है। और अगर ये कर लोगे, जो मुझे चाहिए दैट इज आई वांट दिस टर्म दैट इज समेशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, इफ मतलब समेशन ऑफ दिस कलम, इस कलम का मुझे सम चाहिए, और अगर करोगे तो यू विल गेट 7.16 एज द आंसर। ये वैल्यूज जो आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा 1.44, फिर इसके बाद आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 0.4। इसको अगर सम करोगे तो मिल जाएगा 7.16। रेडी है? अच्छा, तो चलते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप में मैं कैलकुलेट करूंगा द टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो द कैलकुलेटेड वैल्यू chi स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FO माइनस FE का होल स्क्वायर बाई FE। ये तो ऑलरेडी मेरा कैलकुलेट किया हुआ है एंड हमें मिला है 7.16। अब क्रिटिकल वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 11.07। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है कि chi स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल्स टू, और मॉड्यूलस ऑफ दिस विच इज इक्वल्स टू 7.16, इसका मॉड उठाने से 7.16 ही रहेगा, विच इज लेस देन 11.07 दैट इज chi स्क्वायर क्रिटिकल। इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, कम है ना? तो इसका मतलब H0 जो है वो एक्सेप्टेड होगा, है ना? यही तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो H0 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाता है। तो देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड एंड H1 इज रिजेक्टेड। अब हमें जस्ट देखना है कि H0 स्टेटमेंट क्या था कि द मेल फीमेल बर्ड्स आर इक्वल प्रोबेबल। सो हम लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा कि देयरफॉर द मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर, द मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली और इक्वी प्रोबेबल। तो देखो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगभग सभी क्वेश्चन में जो आता है जनरली हमें ये टेबल बनाना पड़ता है, अगर इस तरीके से FE हमें निकालना है तो, और आगे का कैलकुलेशन, राइट? तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये पेज तो नहीं चाहिए। दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू एज होमवर्क। थोड़ा सा हिंट दे के मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, बाकी तुम लोगों को ही इसको सॉल्व करना है। सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना क्या गिवन है, और जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग डेटा को रीअरेंज कर लेना, हाइपोथेसिस लिखना है एंड बाकी का जो भी करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लो तुम लोगों का जो कॉलेज है, तुम्हारे कॉलेज से टोटल 500 बच्चों को रैंडमली उठाया गया है। ठीक है, रैंडमली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मिला के। यहाँ पे एक HS लिखा है, HS को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में जनरली HS नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम इसे कर देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 500 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया है आउट ऑफ एंटायर कॉलेज, एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ईयर का बच्चे जो है इस 500 स्टूडेंट्स के अंदर है। तो ये जो डिवीजन है दैट इज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स टोटल 200 लिया गया है, सेकेंड ईयर का 150, थर्ड ईयर का 100 एंड फोर्थ ईयर का सपोज 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स। ऐड करके देख लेना, आई गेस ये 500 हो जाएगा। हाँ, हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विल इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, क्या ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट मतलब
सेटिस्फाई कराता है, एक्सेप्ट करता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बच्चों का प्रोपोर्शन 3:2:2:1 इस रेशियो में है। देखो समझना, मान लो तुम्हारे कॉलेज में टोटल, अभी फिलहाल मान लो टोटल अराउंड 3000 स्टूडेंट्स है सपोज, या फिर 4000 स्टूडेंट्स है। तो इस 4000 स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन है, इसमें से 500 स्टूडेंट का एक सैंपल उठाया गया है, और इस सैंपल में देखा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे टोटल 200 है, सेकेंड ईयर के बच्चे टोटल 150 है, थर्ड ईयर के बच्चे टोटल 100 है, फोर्थ ईयर के बच्चे टोटल 550 है। तो ये जो सैंपल का जो हमें डेटा मिला है, क्या इस डेटा से मैं ये नतीजे पे पहुंच सकता हूँ, क्या इस हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट करा सकता हूँ, या फिर ये मैं बोल सकता हूँ कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है कि ये जो टोटल 4000 स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का स्टूडेंट रेशियो इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1। क्या इस रेशियो में है पॉपुलेशन का, क्या मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं? तो इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनेगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कि यस आई कैन कंक्लूड कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इज दिस, और नो इट इज नॉट। तो मेरा नल हाइपोथेसिस बनेगा कि द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इज कितना 3:2:2:1 and it is yes, and the ratio alternative hypothesis बनेगा is not equals to or is not 3:2:2:1। that's it ठीक है। एक होगा equals to, is equals to this, और एक होगा is not equals to this। not equals to वाला आएगा alternative hypothesis में, and equals to वाला जाएगा null hypothesis में। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। पूरा ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट देके मैं इसको आगे बढ़ा के छोड़ दूंगा। अब देखो एक इसके बाद वही हमें एक छोटा सा ऐसे अगर चाहो तो टेबल बना सकते हो, क्योंकि मेरा हिल गया बिल्कुल। एक टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि, या फिर डायरेक्टली ये वाला टेबल भी बना सकते हो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, इस तरीके से, जहाँ पे वो सब चीज़ें निकालना है। मैं शुरू का थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ समझना। इफ ओ रख रहा हूँ, दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सैंपल है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बच्चे कितने हैं टोटल 200, ये मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। ये मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गया फॉर सेकंड ईयर, ये मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गया फॉर थर्ड ईयर, एंड ये मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गया फॉर फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी आई विल कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन से कैसे होगा, देखो ये जो प्रोपोर्शन है इसमें फर्स्ट ईयर का रेशियो कितना है 3/8। 3/8 कैसे हो रहा है? नीचे क्या रहता है टोटल कितना है, मतलब 3 + 2 + 2 + 1, एंड ऊपर में कितना रहेगा फॉर फर्स्ट ईयर, द शेयर इज 3, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड दिस वैल्यू विल गेट 3/8। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रोबेबिलिटी इज 3/8। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, नीचे तो सेम ही रहेगा सभी का, ऊपर में आ जाएगा 2/8, दैट इज बेसिकली 1/4। थर्ड ईयर के लिए भी 1/4, एंड फोर्थ ईयर के लिए 1/8। अब यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी। तो ये जो भी आएगा, सॉरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सॉरी प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ये कैसे, मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से उसका शेयर 3/8, सो इट विल बी 187.5। टोटल स्टूडेंट में से इसका शेयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का शेयर, दैट इज 1/4, दैट इज 125, एंड सो ऑन। तो 500 इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, सो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब उसके आगे तो पता ही है क्या क्या चीज़ें निकालना है, ये FO - FE एंड FO - FE का स्क्वायर। इसके बाद मतलब 3 कलम और बनेगा अलग से, या फिर इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में बना सकते हो। एक बनेगा FO - FE, एक बनेगा FO - FE का स्क्वायर,
और एक बनेगा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बनाया। अब उससे तुम लोग नतीजे पे पहुंच जाओगे। बाकी तो सब कुछ गिवन ही है यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यू एंड एटसेट्रा ऑल द थिंग्स आर गिवन। कर लेना और बताना इसका आंसर क्या आ रहा है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुडनेस ऑफ पेट मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन सॉल्व करवाना था, करा दिया। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जितना ज़्यादा हो सके उतना दबा के बिल्कुल प्रैक्टिस करो। एंड दैट्स इट। और ज़रा कमेंट करना इफ़ यू वांट अ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ लाइव सेशन एंड विल टॉक डेफिनेटली अबाउट द एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम। सो इस वीडियो के लिए इतने एवरीवन, लाइक करना अगर कंसेप्ट समझ में आए, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।